नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज तैयारी है बिरला को बचाने की। ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तैयारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिरला के एहसान को चुकाने का वक्त आ चुका है। बिरला ने मोदी को बचाया, महिलाओं से नहीं बचाया, राहुल गांधी से बचाया, महिलाओं के पीछे छिपा कर बचाया। अब मोदी जी उसी अंदाज में बिल्कुल बचाने आए, महिलाओं के पीछे ही छिपाकर बचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक धुरंधर नेता ने कल बोला था कि कांग्रेस महिलाओं को आगे कर रही है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बताती है। ये बात जिसने कहा था, सबसे पहले तो वह व्यक्ति महिला विरोधी है। ये बात कह के कि महिलाओं को आगे करना दुर्बलता का प्रतीक, तो महिलाएं फिर पार्लियामेंट में भी ना बैठे उसके मुताबिक। खैर, मैं उस विषय से इस पे आता हूं। अगर महिलाओं को आगे करके कांग्रेस ने मोदी पर प्रहार करने की कोशिश की थी, तो फिर मोदी जी भी क्या कर रहे हैं? बिरला को बचाने के लिए महिलाओं को आगे किया है। एक पिछले काफी वक्त से ट्रेंड दिख रहा है, नकलची बंदर वाला ट्रेंड। वो नकलची बंदर की कहानियां किससे सबने सुने होंगे बचपन में। भारतीय जनता पार्टी भक्त तो कहते हैं कि ट्रेंड सेटर है ना, सिर्फ और सिर्फ नकल करती है, लेकिन नकल इतने तेजी से प्रसारित किया जाता है कि ओरिजिनल असली वाला छिप जाता है। याद कीजिए, इस देश के कुछ बौद्धिक जो है सेलिब्रिटीज ने, बौद्धिक व्यक्तियों ने, कुछ रिटायर्ड अफसरों ने, जिनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा पाए, उनके खिलाफ कुछ खोज नहीं पाया आईटी सेल, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी, उसकी निष्पक्षता को लेकर। उसके जवाब में 272 प्रतिष्ठित लोगों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी थी कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर आप हमला बोल करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। एक झलक देख लीजिए उन सब की, 272 की। जरा लूप दिखा दीजिएगा, एक झलक बस देख लीजिए, फिर भाव को भी लाते हैं। जरा दिखाइए, वही झलक दिखाइए। ये 272 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनमें एक से एक बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर था। किसी पर ईडी की, किसी पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही थी, किसी के तहखाने में 100 से ज्यादा लॉकर मिले थे। ऐसे ऐसे अफसर हैं, ये सबके नाम देखिए। हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी से लेकर के, और एक से एक अफसर, एक से एक जज, जिनको सत्ता ने खूब लाभान्वित किया। तो चिट्ठी के जवाब में इन्होंने जितना भाजपाई, जितने भ्रष्ट अफसर थे, सबको इकट्ठा किया और चिट्ठी लिखवा दी। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से। अब हटा दीजिए, अब भाव को ले आइए, अब भाव को लाइए। अब फिर एक चिट्ठी, स्वागत है भाव, फिर चिट्ठी लिखी गई है बिरला को बचाने के लिए। दरअसल बिरला के सामने 3 शर्तें रखी गई हैं, और ये शर्तें विपक्ष की तरफ से रखी गई हैं। ये तीनों शर्तें मान ले अगर बिरला, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। लेकिन ये तीनों शर्तें मान लेंगे तो मोदी जी उनको नहीं फिर बख्शेंगे, भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर आ जाएंगे। ये तीनों शर्तें मानना उनके लिए आसान नहीं है। इसीलिए भाजपा खुद मैदान में आई। राहुल गांधी ने कल चैलेंज किया था, गिरफ्तार करो सांसदों को और जेल भेज दो। इस चुनौती से बौखलाए मोदी ने अब महिलाओं को ही आगे कर दिया है। अब पूरी कहानी समझिए भैया। सबसे पहले लाइए 3 शर्त दिखा दे, 3 शर्तों से आगे पढ़ेंगे तो सीक्वेंस बेहतर रहेगा समझने के लिए। विपक्ष की मांग है, 3 शर्तें हैं विपक्ष की, 3 शर्तें। पहली शर्त है कि सभी निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द हो। दूसरी शर्त है, विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही महिला सांसदों के बारे में स्पीकर अपनी टिप्पणियों पर सफाई दें। निलंबन रद्द वाला आसान है, सबसे आसान शर्त। ये दूसरा फंसेंगे, इस पर सफाई देंगे तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए, सीधा मोदी फंस जाएंगे। और तीसरी शर्त है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की कांग्रेस नेताओं के बारे में की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाए। इस शर्त से आप ये अंदाजा लगाइए कि छोटे छोटे शब्द
निकाल दिए जाते हैं रिकॉर्ड से। और उस दिन रोकिए, स्पीकर चीखते चिल्लाते रह गए, स्पीकर चीखते चिल्लाते रह गए। निशिकांत ने अपनी बात पूरी की और उसके बावजूद उसको रिकॉर्ड से बाहर नहीं किया गया, स्पंज नहीं किया गया। ये साबित करता है कि निशिकांत एक स्क्रिप्ट के तहत, जिसमें उस स्क्रिप्ट में आसन भी शामिल था, उसके तहत ये सब बोला। नहीं तो जिस चीज के लिए इतनी घोर आपत्ति थी, उसको स्पंज कैसे नहीं किया गया? अब इसमें दो शर्तें, निशिकांत के स्टेटमेंट को स्पंज करना और पहली शर्त निलंबन रद्द करना, ये तो मुमकिन है। दूसरी वाली शर्त में मोदी फंस जाएंगे, इसलिए वही वाला सबसे दिक्कत है। बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि अगर इन चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार करेगा। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि फ्लोर नेताओं की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी विपक्षी नेताओं की एक और बैठक होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले एक और बैठक होगी। अब आगे चलिए, इससे नेक्स्ट जरा दिखाइए कि अब बिरला को बचाने के लिए क्या चल रहा है। विपक्षी सांसदों ने पीएम की सीट को घेरा, स्पीकर की मेज पर चढ़ गए। बीजेपी की महिला एमपीज ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। सुनिए, आगे चलिए, आगे चलिए। प्रधानमंत्री की सीट को घेरा, आपके चैम्बर में चिल्लाए। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा लेटर। आपके चैम्बर में चिल्लाए, ये भी नहीं पता था ओम बिरला को। अब जरा लेटर भी दिखा दीजिए जरा। आइए पहले उस लेटर का एक थोड़ा सा सारांश दिखा दीजिए, फिर लेटर दिखा देंगे। इस लेटर का अगर बिल्कुल आप सारांश समझें तो क्या लिखा है? 4 फरवरी 26 को माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिस अनुकरणीय तरीके से, भाव सुनिएगा इसको, इनकी तो जो है वो बनवाना पड़ेगा इनके लिए चौक चौराहा। जिस अनुकरणीय तरीके से आपने लोकसभा की गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखा, उसकी रक्षा की, उसके लिए हम अपनी गहरी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। उस दिन पूरे सदन और वास्तव में पूरे देश ने लोकसभा चैम्बर के अंदर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक घटनाओं में से एक को देखा। अब इन महिला सांसदों पर मुझे एक इस बात पे तरस आती है कि निशिकांत दुबे के वक्तव्य में इनको मजा आ रहा होगा। लेटर में आगे लिखा गया है कि हमने विपक्षी पार्टी के सदस्यों को न केवल सदन के वेल में घुसते देखा, बल्कि स्पीकर की मेज पर चढ़ते हुए देखा, कागजात फाड़ते हुए देखा, उन्हें स्पीकर की ओर फेंकते हुए भी देखा। इसके अलावा दुख की बात है कि कुछ माननीय महिला सदस्य आक्रामक व्यवहार करते हुए और बैनर और तख्तियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। इस पूरी, ये सारांश है, पूरी चिट्ठी दिखा दीजिए। अंग्रेजी में पूरी चिट्ठी है, मेरे पास हिंदी अनुवाद है। ये पूरी चिट्ठी बिल्कुल चंद्रबरदाई टाइप लिखा है। इसमें मतलब आज तक के इतिहास में अगर आप इस चिट्ठी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ओम बिरला से बेहतर स्पीकर हुए नहीं। प्रातः स्मरणीय ओम बिरला, जिन्होंने इस सदन को, इसकी मर्यादा और परंपरा को बचाया है। जीबी मावलंकर से लेकर सुमित्रा महाजन तक सब के सब इनके आगे फीके हैं, जैसे सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे फीके हो गए। वैसे ही है बिल्कुल, जैसे सारे प्रधानमंत्री सब बिल्कुल बेकार थे, मोदी जी ने देश को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ले जा रहे हैं। वैसे ही सारे स्पीकर, वो न परंपरा जानते थे न मर्यादा, अकेले ओम बिरला है। इस चिट्ठी का भाव आप समझेंगे तो यही लिखा है कि आप अनुकरणीय हैं, आप सराहना के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, और आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं, निष्पक्ष हैं। ये चिट्ठी दर्शक पढ़ेंगे तो वो भी अपने माथा पीट लेंगे अपना। ये चिट्ठी लिखी क्यों गई? ये बिल्कुल सही है। बीजेपी और एनडीए के एमपीस बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है, और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तरफ ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहाँ दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने
सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या कि ये कांग्रेस महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को डराने का बात करना, ये कितना शर्मनाक बात है। ये फिजिकली हमारा सांसद अगर उतरते तो क्या होते हैं। कांग्रेस सुधरने वाला नहीं है और ये ठीक नहीं है कि हर दिन वो राहुल गांधी को लेकर के इशू बनाते रहते हैं। अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने, अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। इसके पहले वाली चिट्ठी दिखा दीजिए। दरअसल कांग्रेस की महिला सांसदों ने, 8 महिला सांसदों ने एक चिट्ठी बिरला को लिखी थी, जिस चिट्ठी में बहुत मतलब कठोर आपत्ति जताई गई थी ओम बिरला के उस स्टेटमेंट पर, जो उन्होंने कहा था कि महिला सांसद मोदी पर हमला करने वाली थी। उस पर घोर आपत्ति जताई थी और घोर आपत्ति जताते हुए आईना दिखाया था ओम बिरला को कि बिरला जी, स्पीकर साहब, आदर पूर्वक आप ये आईना देखिए, आपको दिख जाएगी आपकी तटस्थता कितनी है, आप कितने न्यूट्रल हैं और आपका सच क्या है, आईने में दिख जाएगा। ये चिट्ठी लिखी गई तो वो चिट्ठी आई। आपको मैं एक बात और बता दूं, इस वक्त आप कोई न्यूज पोर्टल खोलेंगे तो भाजपा के सांसदों, महिला सांसदों की चिट्ठी हर जगह हेडलाइन है। लेकिन जब कल कांग्रेस की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी तो सिर्फ न्यूज लॉन्चर पर हमने एक शो किया था आधे घंटे का भाव के साथ, कहीं हेडलाइन नहीं लगी थी। यही है झूठ को या सत्ता पक्ष के नैरेटिव को गढ़ने की और स्टेब्लिश करने की जो है कोशिश, और उसका एक आजमाया हुआ नुस्खा जो फिर से रिपीट किया जा रहा है। अब हटा दीजिए इसको, अब हटा दीजिए। मैं भाव के पास सीधा चलूंगा, फिर मैं आपको ओम बिरला के 2 क्लिप्स सुनवाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे, या सुनवाई देते हैं। भाव जरा सुनिए ओम बिरला की, जब इतनी चिट्ठियां हैं तो ये सुन के ज्यादा बेहतर एनालिसिस होगा। सुनिएगा जरा। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, मैंने रूल दे दिया है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। सुना, यही है ओम बिरला का असली चेहरा। 2020 में इन्होंने कहा कि भाषण में अगर आप कुछ जोड़ना भी चाहते हैं तो वह भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अब दरअसल नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र सामने आना था तो आप कुछ नहीं बोल सकते, आप अपना नाम भी नहीं बोलेंगे राहुल गांधी जी। ये है, और चिट्ठी से, महिलाओं से चिट्ठी लिखा करके इनकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। बिरला चालीसा, मोदी चालीसा से बिरला चालीसा पे आ गए लोग। देखिए आशीष, ये पैटर्न 2014 के बाद देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी कि इसके पहले बीजेपी नहीं थी, बीजेपी शासन में भी थी, अटल जी की भी सरकार थी, लेकिन ऐसी चीजें हुआ नहीं करती थी। ये क्या है, देखिए, ये शुद्ध रूप से एक गांव का जो छिचोरापन होता है। किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी तो क्रॉस एफआईआर दर्ज करते हैं दूसरा आदमी तुरंत। तो ये क्रॉस एफआईआर दर्ज करने की एक बात है। यदि
प्रधानमंत्री 10 लोगों ने चुनाव आयोग को, चुनाव के पूर्व चुनाव आयुक्त जित रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा कि आप गलत कर रहे हैं। तो एक दूसरी चिट्ठी सामने आती है, जो भ्रष्टतम अधिकारी है, जो ईडी सीबीआई के डर से तुरंत एक चिट्ठी लिखती है कि चुनाव आयोग तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं। हम्म, ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? ये महिलाओं द्वारा चिट्ठी क्यों लिखी गई? क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक शब्द, क्योंकि नरवनी की तो किताब पढ़ी भी नहीं थी राहुल गांधी ने, सिर्फ नरवनी का जिक्र ही किया था सदन पे, वो भी रिकॉर्ड में नहीं है, जिक्र भी रिकॉर्ड में नहीं है। और जो स्पीकर कहता है कि मत बोलो, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, फिर वो रिकॉर्ड पे कैसे जाता है? क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के लिए आपको रिकॉर्ड पे ये रखना है कि कि नेहरू और इंदिरा गांधी और ये सब व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी थे, और ईमानदारी का यदि कोई मिसाल होगा तो नरेंद्र मोदी जी थे। 100 साल बाद जब रिकॉर्ड देखेगा कोई, तो यही कहेगा कि देखिए 100 साल पहले डिस्कस हुआ था, उसमें ये बात कही गई। ये रिकॉर्ड पे रखते हैं। ये जानबूझ के, जो आपने उस दिन कहा कि मैं ना करते जाऊंगा और तो हाँ करते जाना, इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो उसने लिखा था वो बाकायदा लिखा। ये बीजेपी की महिलाओं को भी लिखवाया गया है। महिला संवेदनशील होती है, किसी भी राजनीतिक दल की हो। मैंने कल भी किस्सा सुनाया था आदरणीय सुमित्रा महाजन का, कि उन्हीं के दल के किसी सांसद ने यदि विपक्ष के दल की महिला पे टिप्पणी की और उसने कंप्लेंट की, तो ताई आग बबूला हो गई थी। क्योंकि आप सांसद के पहले महिला हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप महिला है, तो क्या दुबे ने जो कहा वो फ्लोर पे बोलने लायक था क्या? उस पर एक एक शब्द महिला, नहीं। एक संवेदनशील महिला तो सबसे पहले ये कहती कि ये नहीं, ये गलत हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, आजकल महिलाओं की संवेदनशीलता भी राजनीतिक दल के, मतलब जो राजनीति में जाती है, शायद वो अपना स्त्रीत्व, जो महिला का होना होता है, शायद वो भूल जाती है क्या? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक महाराष्ट्र में फायर ब्रांड नेता है, महिला नेता चित्रा वाघ। जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार थी और संजय राठौड़ का एक मामला व्यभिचार का सामने आया था, चित्रा राठौड़ ने, मतलब चित्रा वाघ ने पूरा महाराष्ट्र सर पे लिया था, फ्रंट खोल दिया था, बोले इसे जेल किए बगैर मैं नहीं रहूंगी किसी भी हालत में। और उसका इस्तीफा हुआ। चित्रा वाघ ने गदर मचा दिया पूरे महाराष्ट्र में। एक महिला के साथ ऐसा कैसा कर सकता है वो? संजय राठौड़ का इस्तीफा हुआ। वो उद्धव ठाकरे के पार्टी, मतलब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में थे। उसके बाद टेबल बदल गई। 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उसमें बीजेपी सत्ता में आई, वही संजय राठौड़ उसमें मंत्री बने। मैंने चित्रा वाघ को पूछा क्या हुआ? शब्द नहीं थे उनके पास बोलने के लिए। तब उन्होंने मुझे कहा था कि ये मामला अशोक जी किसी राजनीतिक दल से नहीं देखती हूं मैं, एक छोटी लड़की के साथ हुआ है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। अब चित्रा वाघ नेशनल एग्जीक्यूटिव में है बीजेपी के, एकनाथ शिंदे के साथ है संजय राठौर, सब खत्म। तो ये राजनीति में जो महिलाएं होती है, क्या उनका महिला की संवेदनशीलता खत्म होती है क्या? सवाल ये है। महिलाओं के साथ भी नहीं खड़ी होती, बस सीरियस बात ये। एग्जैक्टली, महिलाओं ने जो चिट्ठी लिखी वो किस लिए लिखी? महिलाओं ने प्रोटेस्ट तो नहीं किया था। सबसे पहले महिलाएं कंप्लेंट करने गई थी बिरला जी के पास, उन्होंने तो सही रास्ता अपनाया था। बिरला जी को कहा कि देखिए ये ऐसी बात हो गई आज सदन में और बहुत घनघोर। तो बिरला जी ने खुद कहा कि अरे ये तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। तो बोले आप इस पे एक्शन लीजिए, बोले आप 4 बजे आइए। ये 5 बजे पहुंच गई। तो बिरला जी ने कहा कि देखिए मैंने अभी सत्ता पक्ष सरकार को पूछा, 5 बजे तो 4 प्राइम बजे, मिनिस्टर भाषण करना। 4 बजे गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब मुझे सरकार को पूछना पड़ेगा क्या करना है इसमें। तो महिला बोले अरे ये सदन आपका है, सदन में आप सर्वश्रेष्ठ है, आप सरकार से पूछेंगे तो फिर स्पीकर न्यूट्रल कहां से हो गया? जब उनको इस आश्वस्त हो गई इस बात की कि स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेगी,
तब वो सदन में आके स्वयं आक्रामक हो गई दुबे के खिलाफ, तो दुबे भग लिए सदन से। उसके बाद प्रधानमंत्री का वो आना था, तो प्रधानमंत्री आए ही नहीं। जब प्रधानमंत्री नहीं आए तो लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री डर से भूख भाग गए। फिर रात भर चर्चा विनिमय हो गया कि अब ये टैग कैसे हटाया जाए। फिर बिरला जी से बुलवाया गया कि वो उनकी जान को खतरा था, इसलिए मैंने उनको कहा था कि मत आइए। अजीब बात है, जान की खतरा था तो आप सुरक्षा प्रदान करते। यदि इस देश का प्रधानमंत्री जान को खतरा है करके घर में दुबक के बैठ जाएगा तो देश किसके हाथ में सुरक्षित है? क्या पार्लियामेंट में सुरक्षा प्रधानमंत्री को दे नहीं सकते तो इस बिरला जी को इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि महिला सांसदों से उनके ऊपर हमला होने की आशंका थी, फिर कई लोगों ने तो कहा कि महिला दांतों से काट के उनको खा जाती, यहां तक बात आ गई। तो फिर उसका लेटर लिखा उन्होंने कि हमने तो आपके पास प्रोटेस्ट किया था, वेल में तो प्रोटेस्ट नहीं किया था। जब आपने कहा कि मैं सरकार के पूछ से एक्शन लूंगा, तो हमने कहा फिर निष्पक्षता कहां से होगी? फिर हमने वहां एजिटेशन किया, तो इसमें हमने प्रधानमंत्री पे हमले की योजना कहां बनाई? हमने भी कहा था। इतना मतलब ये सत्ता पक्ष इतना कमजोर होगा मैंने कभी जीवन में नहीं सुना था। और ये महिलाएं, यदि इनको लगता है कि जो स्पीकर अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकता सदन में, इतना कमजोर स्पीकर को वो बेहतरीन स्पीकर बनाती है, महिलाओं की दिमाग कहां गया? आप कहते कि मत आइए, आप कहते कि प्रधानमंत्री आप आइए, मैं देखता हूं, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं, मैं, मेरा सदन है ये। कौन हाथ लगाता है आपको? उसको बोलते हैं दबंग स्पीकर। स्पीकर कहे गृह मंत्री आप मत आइए, आपको डर है। वो आप भी मत आइए, आपको डर है। आप भी मत आइए, आपको डर है। अरे आपके पास 291 लोग हैं, यहां 170 लोग हैं, आपको उससे डर है? 4 महिलाएं दलित समाज की, उससे डर है? अरे भाऊ, मार्शल टांग टांग के तो फेंकता है, मैं कितना वही वही अजीब मैं बात कर वही रहे कह हैं। मैं वही कह रहा था। तो इन महिलाओं ने जो चिट्ठी लिखी, उनको बेचारियों से लिखवा ली गई। क्या करें? चिट्ठी लिखवा ली, आप लिखो। इन महिलाओं को मेरा एक ही सवाल है, बहन जी, सब बहनें हैं हमारी। वो हम यही कहेंगे कि आप उस आदमी को महिमा मंडित कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी तक नहीं देता। बोलता घर से मत निकलिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आपके ऊपर हमला हो सकता है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा गुरुजी। मतलब कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भारत विजिट पे आए और भारत लिख के दे कि आप आइए मत भाई साहब, हमारे यहाँ बड़ा आपके ऊपर हमला हो सकता है। इसका कमजोर भारत कहाँ होगा? इसे कमजोर और नाकारा आदमी को आप कहते हो कि बेहतरीन स्पीकर है, और अनुकरणीय आप है। कहते हो, हाँ, और आप कहते हो कि वेल में घुसना और प्रदर्शन करना। क्या आपने वो मनमोहन सिंह वाली क्लिप नहीं देखी? या तब आप राजनीति में नहीं थी? थोड़ा जब आदमी राजनीति में आता है तो अपने पार्टी का इतिहास देखता है। जिस पार्टी से आप है, पहले इसका इतिहास तो देखिए। इन्होंने सदन में क्या-क्या किया ये देखिए। आपकी महिला सांसद जो सबसे बड़ी, मैं मानता हूं उनसे बड़ा किसी महिला नेता का कद नहीं होगा राजमाता सिंधिया को छोड़ के, सुषमा स्वराज जी का। उस सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सदन तो सरकार को चलाना चाहिए, विपक्ष तो हंगामा करेगा। मैं आप ही के पार्टी के वंदनीय महिला सांसद, महिला मंत्री, महिला नेत्री, जिसने सबसे बड़ी पोस्ट तक चली गई थी वो। ये बात अलग है, वो तो कब की उसको अध्यक्ष हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो बचपन में संघ से नहीं जुड़ी हुई थी इसलिए नहीं जा पाई। तो आज आप चिट्ठी लिख रही हैं। ये चिट्ठी लिख के आज अपने आप की हंसी उड़ा रहे हैं आप। देश हंस रहा है आप पे। देश ने मनमोहन सिंह के सामने आपका आलाप देखा, प्रताड़ना देखी। आपने दुबे ने क्या बोला ये देश ने देखा। महिला कैसी चली स्पीकर के पास ये देखा। स्पीकर ने कैसा कहा कि मुझे सरकार के पूछे बगैर एक्शन नहीं ले सकता, ये देखा। उसके बाद इस कमजोर स्पीकर ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप मत आइए, आपको हमला हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पास में बैठे, गृह मंत्री अमित शाह पास में बैठे, बड़े बड़े लोग हैं, दादा पहलवान है आपके पास, किसी बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं मानता कि यदि राजनाथ सिंह उठ के खड़े हो जाए कि कोई उन पे हमला कर दे।
नरेंद्र मोदी जी क्या की अपनी इतनी इज्जत है, वो होंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष में, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता कि उनके ऊपर कोई हाथ रखा है। नहीं, इज्जत ना भी हो तो नहीं कोई हाथ डालेगा आपने बाबू। आप अपने पार्लियामेंट को इतना गरिमा के नीचे रख दिया कि इस देश की 75वीं साल में, अमृत काल में, इस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आने से डरे। इससे ज्यादा और दुर्गति इस देश की क्या हो सकती है? दुनिया में कोई देश ये खबर अगर समझे सुने जो है कि तो भारत ताज्जुब का लगेगा। प्रधानमंत्री संसद में इसलिए नहीं गया कि वो डर गया था हमला उस पे होने वाला हाँ, था, और महिला सांसदों ने हमला करने की हमला प्लानिंग की थी, उससे डर के प्रधानमंत्री संसद में नहीं गया। लोग मतलब दुनिया में सोचिए क्या सोचेंगे कि महिला सांसद पार्लियामेंट पे हमला करने वाली थी और प्रधानमंत्री गए नहीं। कल्पना करिए बस जरा। बाइट एक सुना दीजिए सुरेंद्र राजपूत का रिएक्शन। जिस तरीके से ओम बिरला जी बिहेव कर रहे हैं वो आश्चर्यचकित करने वाला है। वो लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को कमजोर करने वाला है। लगातार उनका बिहेवियर प्रतिपक्ष के सांसदों के प्रति सौतेला रहता है। प्रतिपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देते हैं। प्रतिपक्ष के सांसदों के साथ उनका दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहता है और वो निरपेक्ष भाव से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगातार उनके आचरण को देख करके लग रहा है। और निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है कि अगर सदन की चेयर ही अपने बच्चों से जो है वो सौतेला व्यवहार करेगी तो सदन कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, संविधान की रक्षा कैसे होगी। भाऊ एक बात, आखिरी सवाल, कभी आज तक आपने प्रधानमंत्री को लेकर के सदन में टकराव, मंत्री को लेकर के टकराव, नीतियों को लेकर टकराव, तमाम टकराव देखे होंगे, कभी स्पीकर को लेकर के जो है सदन स्पीकर की वजह से अखाड़ा बन जाए, कभी ऐसा देखा था क्या कि स्पीकर की वजह से सदन में लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, स्पीकर पक्षपाती है, स्पीकर दुर्भावना वाला है। क्या करे, इतना कमजोर स्पीकर देश के आजादी के बाद पहली बार मिला है। हर स्पीकर किसी ना किसी सत्ता पक्ष के ही जुड़े होते हैं। स्पीकर है ये सत्ता पार्टी का भी होता है। लेकिन जिस स्पीकर ने बलराम जाखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, दादा वो खुद स्पीकर बने थे। लेकिन उन्होंने रोते हुए योगी आदित्यनाथ को तो ये नहीं कहा बैठ जाओ नीचे, जैसा काम करोगे वैसा करोगे, जब आपके खिलाफ केस लगे हैं तो आपने कुछ कुकर्म किए होंगे, बैठ जाइए नीचे, नहीं बोला ना। परंपराओं और मर्यादाओं नहीं है सदन में रोना, कभी किसी ने नहीं रोया है, रोया है। लेकिन उन्होंने कहा उनके शब्द देखिए, योगी जी सदन आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। तो विपक्ष के नेता को भी बोलने का, ये कहा गया सदन, मतलब सारी परंपराएं ध्वस्त कर रहे हैं आप। और परंपरा की बात करते हैं, कौन सी परंपरा? जो परंपरा आप गढ़े हो। क्या नरवणे की किताब का राहुल गांधी को बोलने दीजिए और रिकॉर्ड पे लीजिए, वो यदि निशिकांत दुबे रिकॉर्ड पे है तो। ये कौन सी परंपरा है? राहुल ने जो चिट्ठी लिखी थी भाऊ, आपने उस पर भी कार्यक्रम किया था, राहुल ने जो स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में, और ये नहीं कि राहुल ने लिखा है, ये सभी लोग उस चिट्ठी पर बहस कर सकते हैं। ये संसद में एक स्टेब्लिश स्थापित परंपरा रही है कि कोई भी सदस्य अगर किसी को कोट करना चाहता है तो कोट करने में आपत्तियां आती हैं, लेकिन अगर उसको वो ऑथेंटिकेट करता है, सदस्य ऑथेंटिकेट करता है, दो चीजें, पहला ऑथेंटिकेट कर दे और दूसरा उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली, तो उसको कोट करने का मौका दिया जाता रहा है। क्योंकि अगर वो उसके बाद झूठ बोलता है, स्पीकर ही जांच करवा ले, तो उसको निष्कासित कर सकता है स्पीकर, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ऑथेंटिकेट की और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन नहीं, यही है, इन्हीं का हमने 2020 का क्लिप सुनवाया आपको, यही है जिन्होंने कहा कि जो है आप राष्ट्रपति के भाषण में कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो आपका अधिकार जोड़ सकते हैं। और यही है कह रहे नहीं, राष्ट्रपति का भाषण पे बोलो और कुछ नहीं। अब आज इनका अंदाज पता है क्या है कि बोलो यदि इस सदन का स्पीकर
यदि इस सदन का स्पीकर सत्ता पक्ष का बंधुआ मजदूर हो जाए तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और सेकंड टर्म में मुझे ये बहुत बुरी तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता है। सदन की कार्यवाही जनता देख रही है, इसलिए नहीं कि ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है या मेरा कोई बायस ओपिनियन है, सरकार के खिलाफ ओपिनियन। जनता देख रही है ना, जनता देख रही है सदन को, सदन में क्या हो रहा है। जनता ने पुरानी क्लिप्स भी देखे हैं सदन के, तब क्या हुआ था। तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। चलिए, ये दरअसल अभी भी एक 30 सेकंड बचा रह गया, 30 सेकंड बस खाली। कल राहुल गांधी ने शाम में एक बड़ा बयान दिया। मैं इस कार्यक्रम के आखिर में राहुल गांधी को क्लिप चलाऊंगा, छोड़ के उस पे जाएंगे। राहुल ने कहा कि हमारी अगर महिला सांसदों पर इतने गंभीर आरोप हैं तो फिर वो बाहर क्यों हैं, उन पर एफआईआर करो और जेल में डालो। मैंने ये दरअसल कहा उसके बाद और ये सब बौखलाए और घबराए। आशीष जी, हमने उस दिन भी कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री की जीविता को हानि होना, प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, इसकी सूचना यदि आपके पास है तो तुरंत इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उन लोगों को अंदर करना चाहिए। ये सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये सवाल एक उपमहाद्वीप 143 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। और इसकी सुरक्षा, उन पे हमला हो गया है, पूरी जानकारी स्पीकर के पास है। तो कौन कर रहा है, उनको जानकारी कहां से मिली, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इनको तुरंत उठा लेना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में ये प्लानिंग हुई होगी तो उनको भी उठा देना चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा है, वो मेरे और आपके प्रधानमंत्री है। उनका कमजोर होना मुझे और आपका कमजोर होना बताता है, देश का कमजोर होना बताता है। मेरा प्रधानमंत्री डर के मारे घर में दुबक के बैठ जाए, ये शर्मसार बात है पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए, 143 करोड़ लोगों के लिए। इसको लेकिन इन्वेस्टिगेट 12 हो साल जाना से चाहिए। बताया तो यही है, 12 साल से तो कमजोर होना ही बताया। चुनावी भाषण छोड़ दिया जाए तो हकीकत में नहीं, अमेरिका के साथ भी कमजोर होना बताया। नहीं हम, अरे बाबा जो तो हो रहा है, फिर भी हम कह रहे कि हमारे 56 इंच का सीना और विश्वगुरु बोल ही रहे ना फिर भी। लेकिन इसके बावजूद अब ये घर के ही एंडोर्स हो जाए, अमेरिका के सामने नतमस्तक, चाइना के सामने नतमस्तक, इसके सामने उद्योगपतियों के सामने नतमस्तक, हर जगह आप सरेंडर कर रहे हो। लेकिन कम से कम सदन में जहां आपके पास बहुमत है वहां तो दादागिरी से काम कर सकते हैं। वहां नहीं आ रहे आप, क्योंकि आप पे हमला होने की आशंका है। और ये चलिए, कमजोर स्पीकर बचा नहीं पा रहा है, ये बता रहा है भाई साहब आना मत। मतलब ये कल आप मुझे ऑफिस में कहे कि फोन करके कि भाऊ आप घर पे रहिए, इस ऑफिस में आप पे कोई वो 2-4 प्यून वगैरह आपको मार सकते हैं ऑफिस में, ये लोग है ना स्टाफ, तो आप जरा आइए मत। तो फिर आपको और छोड़ देना चाहिए आशीष जी ऑफिस। यदि आप ऑफिस के सर्वे सर्वा है और आपका स्टाफ मुझे मार रहा है और आप मुझे कह रहे हैं कि भाऊ आपका होना जरूरी है लेकिन आज मत आइए, तो क्या इसका क्या मायने है। भैया राहुल गांधी तो खुद ही कह रहे हैं कि एफआईआर करके गिरफ्तार कर लो, जेल नहीं, भेजो। हम इससे ज्यादा सभी कह रहे हैं, कमजोर। पूरा देश कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पे, जीवित पे जो हानि कर रहे थे उनको करिए और स्पीकर को इंट्रोगेट करिए मतलब स्पीकर को पूछिए कि भाई साहब आपके पास सूचना कहां से आ गई, कौन लोग है, किस हिसाब से सूचना आई है। स्पीकर उस बात को ऑथेंटिकेट करे। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट में दिया हुआ वक्तव्य है, उसको ऑथेंटिक करे, करना पड़ेगा। अपने अपने मन से जो मन में आया, वो सपने में आया, वो ना बोले। ये सदन है, सदन में सपनों की बयानबाजी नहीं होती। हालांकि अभी तक मोदी जी सपने, मुंबई कमिश्नर टाइप के मैंने लोगों की कानाफूसी से सुना कि वो 100 करोड़ रुपए मांग रहा है, फाइव ईयर से। कल ये मत बहने देना कि मैं रास्ते में जा रहा था, पीछे से आवाज आ रही थी, वो तो मुझे फिर शोले की पिक्चर की याद आ रही है। जेल में पिस्तौल आ गया है इनका और वो जो है तुरंत केशव मुखर्जी जो हरिराम नाई है वो जाके तुरंत साहब जेल में पिस्तौल आया है। हमारे स्पीकर आसरानी नहीं है, कॉमेडियन नहीं है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं है।
वो इस भारत के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। हरिराम नाईक की बात नहीं सुन सकते, उन्हें बताना होगा किसने बताया, क्या किया। भाई आपकी गरिमा हो ना हो, हम लोगों की गरिमा है। हम सदन को सर्वोच्च मानते हैं, हम स्पीकर को इज्जत देते हैं, हम प्रधानमंत्री को इज्जत देते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, कम से कम 140 करोड़ लोगों के लिए। आप अपने आप को आसरा नहीं मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते ना गुरुजी। हम तो आपको स्पीकर मानते हैं, मालवनकर जी से लेकर सुमित्रा जी तक। सही कहा उन्होंने। उस परंपरा की रक्षा करने के लिए आप वहां बैठे हैं। आपने तो अपने आप को बिगदुम अंग्रेजों के जमाने की जेलर बता दिया। थोड़ा अब तो देखिए, अभी देश पहली बार स्पीकर की वजह से संसद की दुर्गति देख रहा है और लोकतंत्र का मखौल देख रहा है। जिसको सदन चलाना है, उसी वो सदन न चलने का कारण बना। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का छोड़िए, इस सदन का नहीं हो सकता। और नतमस्तक भाव ने इतने गिनवा दिए हैं कि अब अभी तक एक नमो नरेंद्र मोदी को हो गया ना नमो, अब नमो में से ओ की मात्रा हटा दीजिए, नम कर दीजिए, नम, नतमस्तक, नम। अब नम घाट और भी बनवाना पड़ेगा, नतमस्तक घाट। उस घाट पर जो जाएगा वही नतमस्तक हो जाएगा, नतमस्तक घाट एक अलग से बनेगा। इजाजत दीजिए हमें, और राहुल गांधी वो क्लिप सुन लीजिए जिसकी वजह से नौबत आई, चिट्ठी उट्ठी रात भर लिखा गया। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the house. They didn't let me speak. And that happened 3 or 4 times. In that they said that first they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow, we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. But now let us see what the government says. My personal, please. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step. Right, and my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that.